संविधान की कई धाराओं से बड़ा विरोध था। फिर भी वो आशावान थे। सभापति महोदय, ये हो सकता है कि हमारा संविधान अपने इरादे और आकार में लोकतांत्रिक हो, पर लोकतंत्र के मंत्र जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार के आदर्श से हम बहुत दूर हैं। अगर हम संविधान की विभिन्न धाराओं को गौर से परख के देखें, फिर भी यह भी विश्वास है कि सारी कमियों के बावजूद हम इस संविधान को सही तरह बरतें तो निकट भविष्य में ना सही 5-10 बरस के अंदर हम देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित कर सकेंगे। तभी देश की जनता इस देश की सच्ची शासक बन पाएगी। सदर साहब, संविधान सभा ने सबसे बड़ा खतरा हर वयस्क को मताधिकार देकर मोल लिया है। मैं ये भी बता दूं कि मैं इसे खतरा क्यों कह रहा हूं। हमारे देश की 85% जनता अनपढ़ है, मगर सदर साहब फिर भी मैं कहूंगा कि हमने ये खतरा सही अपनाया है, सोच समझ के ये दांव लगाया है, क्योंकि बिना हर वयस्क को मताधिकार दिए हमारा प्रजातंत्र बिल्कुल निरर्थक साबित होता। Mr. President, sir, so far as this Constitution is concerned, the greatest wonder is that we have finished it. The greatest defect with the drafting committee, however, was that their minds were continually changing. In fact, these changes were so apparent and so persistent and almost of such daily occurrence that these have resulted in many contradictions. I should submit that the Constitution is so badly drafted that it will be a lawyer's paradise. I suppose I must come to a close. I owe some apology to this House for criticizing the the drafting committee in this manner. But thanks are also due to the drafting committee for the troubles that they have been put to. तारीफ और आलोचना का सिलसिला अगले दिन भी चलता रहा, पर संविधान के कटु से कटु आलोचक भी इतने बड़े काम को अंजाम देने वालों की तारीफ ही कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, जो लोग इस बिना पर, इस संविधान पर अपनी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं कि इसे एक ही पार्टी ने तैयार किया है, मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि वे उन प्रोविजंस की ओर ध्यान दें जो संविधान के संशोधन के बारे में फ्रेम किए गए हैं। तब उन्हें पता चलेगा कि यदि वे संविधान को बदलना भी चाहे, अगर यही उनकी मंशा हो और इसके लिए वे जनता की पूरी सहमति भी प्राप्त कर सके, तो पूरा संविधान उलट कर सकते हैं। ब्रिटेन के एक संविधान के बारे में एक फ्रांसीसी लेखक ने कहा है, पार्लियामेंट मर्द को औरत में तब्दील करने के अलावा जो चाहे कर सकती है। और इस संविधान के बारे में मेरा भी ख्याल है कि आने वाले लेजिस्लेटर एक मूर्ख को विद्वान में तब्दील करने के अलावा कुछ भी बदल कर सकते हैं। सेठ दामोदर स्वरूप ने भी कई तीखे सवाल किए उस दिन। सभापति महोदय, मुझे क्षमा करें कि मैं कुछ कड़वे सच आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस देश के लोग इस संविधान के पास और लागू हो जाने के बाद भी संतुष्ट और सुखी नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि इस संविधान में लोगों के लिए है ही क्या। आप इस दस्तावेज को शुरू से आखिर तक पढ़ जाइए, पर कहीं भी किसी भी अनुच्छेद में न आपको गरीब के लिए रोटी का जिक्र मिलेगा, न भूखे नंगे शोषित लोगों के लिए उम्मीद का मुद्दा। इसके अलावा न इसमें काम और रोजगार की कोई गारंटी दी गई है। सभापति महोदय, यह संविधान पास किए जाने के लायक है ही नहीं। हम ऐसे फौरन कूड़े की टोकरी में फेंक देना चाहिए, और हम ये करें या ना करें, देश की जनता खुद इस संविधान को कभी स्वीकार नहीं करेगी। एक के बाद एक कई लोगों ने सवालों की झड़ी लगा दी। सर, हमने हर इंसान को समता तो दी है, पर इस संविधान में स्वतंत्रता को हमने नजरअंदाज कर दिया है। मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि स्वतंत्र भारत के संविधान में बिना मुकदमे की हिरासत की इजाजत को मौलिक अधिकारों में जगह मिलेगी।
अपनी जवानी के 10 साल बरतानी गुलामी के दिनों में जालिम जेलों और काल कोठरियों में बिताने के बाद मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बिना मुकदमे की कैद में रहने वालों को किन यंत्रणाओं से गुजरना पड़ता है। मैं कभी किसी ऐसे प्रावधान का समर्थन नहीं कर सकता। कुछ का कहना था कि संविधान में बहुत सी बेकार की चीजें भी शामिल कर ली गई हैं। Sir, I cannot understand why we had to go to such details as to put in the salaries of high dignitaries of the state, like the president and the salaries of judges in the Constitution. I should like to point out that in the modern world, where money is always changing in value, a sum of rupees 5,000 today may tomorrow be worth only 500 or 5. So in the Constitution, what purpose can it serve by prescribing the exact amount of the salaries? Mr. President, my bitter complaint is that the Constitution is silent about death sentence. I wish we had put in the Constitution that there should be no death sentence. Mr. Chaudhary, you are becoming very serious. I am always serious, sir, but others take me lightly. After all, we are followers of Mahatma Gandhi, who had adopted to some extent the teachings of Jesus Christ. You must not take eye for an eye. You must not take a tooth for a tooth. You must not take a life for a life. श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने तो संविधान का विरोध करने का एक अलग तरीका ही इजाद किया। मिस्टर प्रेसिडेंट, सर मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपना कंडीशनल और आधा अधूरा पूर्ण समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं। यदि इसमें हिंदी भाषा और अस्पृश्यता उन्मूलन जैसी चीजें ना होती तो मैं इसका समर्थन कर ही नहीं सकता था। मैं केवल इस बात के लिए संविधान का समर्थन करता हूं कि ये यूनिटरी है, पर फेडरलिज्म, सूबों की एनाटॉमी, पार्लियामेंटरिज्म, एडल्ट फ्रेंचाइज और फंडामेंटलाइज का मैं घोर विरोधी हूं। महोदय, मेरी ऑनरेबल मेंबर से यह अपील है कि वो अपनी बात जरा धीरे धीरे कहें। तूफान महल की तरह दौड़ दौड़ मत जा। जी मैं धीरे धीरे ही बोलता, अगर सदर साहब मुझे अपनी बात कहने का थोड़ा और वक्त देते। खैर, हमारे महान महात्मा गांधी जी खुद विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन के हामी थे। उनके लिए डिसेंट्रलाइजेशन राम राज्य की तरह ले जाने वाला रास्ता था। सिर्फ एक अहिंसक समाज में जहां हर तरह की हिंसा समाप्त हो चुकी हो, हम विकेंद्रीकरण की बात सोच सकते हैं। भाई मुझे 1-2 मिनट और देंगे क्या आप? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप अपना भाषण मुझे दे दीजिए। तो इसे पढ़ा हुआ मान लीजिए। और इस तरह आया सभा का आखिरी ऐतिहासिक दिन। इस दिन भी कई लोगों को बोलना था और श्री महावीर त्यागी ने बड़े पते की बात की। हालांकि मैं हर तरह से इस संविधान की इज्जत और तारीफ करता हूं, मगर फिर भी एक चीज यहां ऐसी है जिसका मुझे बड़ा डर है, और ये डर मुझे उस वर्ग से है जिसे हर जगह लोकतंत्र पैदा करता आया है, और वो है ऐसे लोगों का वर्ग जिनके लिए राजनीति ही उनका जरिया या माश बन जाता है, उनका पेशा, उनका धंधा बन जाता है। अगर हमारा लोकतंत्र भी ऐसे लोगों के हाथ आ गया जिनके पास और कोई काम ही नहीं सिवाय पार्लियामेंट की मेंबरी और मंत्री बन जाने के, तब तो हमारे लोकतंत्र को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इस बात का मुझे पक्का यकीन है। तजम्मुल हुसैन साहब ने पाकिस्तान के संविधान की चर्चा की। जनाब सदर साहब, हम पर बार बार यह तोहमत लगाई गई है कि हमने अपना आयन तैयार करने में बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया है। इस तरह के एतराज करने वालों को मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि 2 मुल्कों ने एक ही दिन, तकरीबन एक ही तारीख को अपने अपने आयन तैयार करने का बीड़ा उठाया था। हम तो हमारा काम पूरा कर चुके, अलबत्ता हमारा पड़ोसी देश अभी भी अपने पहले कदम से आगे नहीं बढ़ पाया है। पाकिस्तान का संविधान बनने में 3 नहीं पूरे 25 बरस लगे और उनका संविधान सन 1972 में जाकर बन पाया। मगर हमारा संविधान सोचने, बनाने और लिखने में सबसे बड़ा हाथ बटाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के आखिरी ऐतिहासिक वक्ता के रूप में खड़े हुए। Sir, looking back on the work of the Constituent Assembly, it will now be 2 years, 11 months, and 17 days since it first met
on the 9th of December 1946. During this period, the Constituent Assembly has altogether held 11 sessions. These 11 sessions of the Constituent Assembly have consumed 165 days. Out of these, the Assembly spent 114 days for a consideration of the draft Constitution. Coming to the drafting committee, it was elected by the Constituent Assembly on 29th of August 1947. Since August 30th, it sat for 141 days, during which it was engaged in the preparation of the draft constitution. Mr. Naziruddin Ahmed has coined a new name for the drafting committee. He calls it a drifting committee. Mr. Naziruddin must no doubt be pleased with his hit, but he evidently does not know that there is a difference between drift without mastery and drift with mastery. If the drafting committee was drifting, it was never without mastery over the situation. It was not merely angling with the off chance of catching a fish. It was searching in known waters to find the fish it was after. I'm glad to find that with the exception of a solitary member, there is a general consensus of appreciation from the members of the Constituent Assembly of the work done by the drafting committee. I feel so overwhelmed that I cannot find adequate words to express fully my gratitude to them. I came into the Constituent Assembly with no greater aspiration than to safeguard the interests of the scheduled castes. I had not the remotest idea that I would be called upon to undertake more responsible functions. The credit that is given to me does not really belong to me. It belongs partly to Sir Benegal Narsingh Rao, the constitutional advisor to the Constituent Assembly, who prepared a rough draft of the Constitution. Much greater share must go to Mr. S.N. Mukherjee, the chief draftsman of the Constitution. On the 26th January 1950, India would be a democratic nation, in the sense that India from that day would have a government of the people, by the people, and for the people. A thought comes to my mind. What would happen to her democratic constitution? Will she be able to maintain it, or will she lose it again? If we wish to maintain democracy not merely in form, but also in fact, what must we do? The first thing in my judgment we must do is to hold on to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. It means we must abandon the bloody methods of revolution. It means that we must abandon the method of civil disobedience, non-cooperation, and satyagraha. Where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the grammar of anarchy. And sooner they are abandoned, the better for us.
The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy, namely, not to lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with power which enables him to subvert their institutions. This caution is far more necessary in the case of India than in case of any other country. For in India, bhakti, or what may be called the path of devotion or hero worship, plays a part in its politics unequaled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world. The third thing we must do is not to be content with mere political democracy. These principles of liberty, equality, and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity. Liberty cannot be divorced from equality. Equality cannot be divorced from liberty. Nor can liberty and equality be divorced from fraternity. On the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality. And in social and economic life, we will have inequality. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of this political democracy so laboriously built up by this assembly. डॉक्टर अंबेडकर के बोले गए शब्द आज भी जैसे इस सदन में गूंजते रहते हैं। अब सिर्फ एक काम बचा था, संविधान का अनुमोदन और उस पर सारे सदस्यों के हस्ताक्षर। It now remains to put the motion moved by Dr. Ambedkar to the vote of the House. The question is that the constitutions settled by this assembly be passed. The motion is adopted. भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! महात्मा गांधी की आपको भी बधाई, आपको भी बधाई।
हम चाहे दुनिया का सबसे सुंदर संविधान क्यों न बना लें, पर वो भी बेकार साबित होगा अगर उसे अमल में लाने वाले लोग ना हुए। 24 जनवरी को संविधान सभा आखिरी बार एक महत्वपूर्ण काम के लिए मिली। इस दिन जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया और इसी दिन नए गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति का चुनाव भी किया जाना था। लोकतंत्र की परंपराओं की नींव रखते हुए 2 लोग पद के उम्मीदवार बने, प्रोफेसर केटी शाह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभा ने उसी व्यक्ति को चुना जिसने 3 साल संविधान बनाए जाने की प्रक्रिया की अगुवाई की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने। अब तो बस 26 जनवरी का इंतजार था। देश भर में उत्सव की सी तैयारियां हो रही थीं। और क्यों ना होता ऐसा? सदियों बाद एक दबा कुचला मुल्क अपने खुद के बनाए गए रास्ते पे चलने जा रहा था। संविधान के बनने से लेकर अब तक हमने लगभग 100 बार अपने आईन को बदला है। कभी किसी परिस्थिति के बदल जाने पर, कभी किसी अनुच्छेद को स्पष्ट करने के लिए, कभी किसी राजनीतिक पार्टी के अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, तो कभी उन स्वार्थों को फिर निरस्त करने के लिए और कभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को और सार्थक बनाने के लिए। जैसा कि विद्वान ग्रैनविल ऑस्टिन ने लिखा है, equipped with the basic qualifications, attitudes and experience for creating and working a democratic constitution, Indians did not default their tryst to a destiny. यानी गणतंत्र चलाने के गुणों और अपने हुनर, हौसले, हिम्मत की बदौलत हिंदुस्तानियों ने किस्मत से मिलन की लगाई ये बाजी हारी नहीं, जीत ली है।